हाय एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर ज़ीशान। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है लेज़ोर अकाउंटिंग। हम देखेंगे कि लेज़ोर अपनी बुक्स में किस तरह से फाइनेंस लीज़ और ऑपरेटिंग लीज़ रिकॉग्नाइज़ करता है। आपको जैसे मालूम है, लीज़ेस हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है फाइनेंस लीज़ और दूसरी होती है हमारे पास ऑपरेटिंग लीज़। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग फाइनेंस लीज़ से स्टार्ट करेंगे कि फाइनेंस लीज़ किस तरह से कंप्यूट होती है, इनिशियल रिकग्निशन किस तरह से होती है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है, और फिर इसकी हम लोग जनरल एंट्रीज देखेंगे और एट द एंड हम इसके डिस्क्लोजर्स पे बात करेंगे। सिमिलरली हम फिर ऑपरेटिंग लीज के टॉपिक पे आएंगे, तो वहाँ हम लोग इसकी रिकग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, कमेंसमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे। चलें, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि लेसोर किस तरह से अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज रिकॉग्नाइज करेगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। मैं चाह रहा हूँ ये आप समझ लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझे बगैर आप फाइनेंस लीज करेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे लेज़ोर की बुक्स के अंदर। Under IFRS 16, the net investment in the lease represents the amount that the lessor expects to recover from the lease arrangement. तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज वो अमाउंट होता है जो लेसोर एक्सपेक्ट करता है टू रिसीव फ्रॉम द लेसी फ्रॉम एन लीज अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल, लेसोर ने कुछ ऑफिस इक्विपमेंट सप्लाई करे हैं लेसी को अंडर अ लीज। लेसी जब उन ऑफिस इक्विपमेंट्स की पेमेंट करेगा लेसोर को, उस अमाउंट को हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अंडर द IFRS 16, द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट द लेसोर एक्सपेक्ट्स टू रिकवर फ्रॉम द लीज अरेंजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और दूसरा कंपोनेंट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ दोनों चीज़ें क्या होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अच्छा, पिछली वीडियोस में जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी किस तरह से कंप्यूट होती है, किस तरह से हम लोग लीज रेंटल्स को या फ्यूचर पेमेंट्स को डिस्काउंट करते हैं यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, और फिर हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करते हैं। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है ये कि आप अपने फ्यूचर कैश फ्लो या फ्यूचर रेंटल पेमेंट्स को डिस्काउंट करेंगे यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ओवर द लीज टर्म, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। तो एक कंपोनेंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। यहाँ मैंने एक एग्जांपल इलिस्ट्रेट किए, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। For example, annual lease payment is $25,000. Lease term is 5 years, and the interest rate implicit in the lease is 8%, which is also known as discount rate. अगर आप चाहें तो उसको एयर बाय एयर या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी डिस्काउंट कर दें फॉर 5 years एट 8%, या आप चाहें तो उसको एनविटी का फॉर्मूला भी अप्लाई करें। वहाँ हमने दोनों इलस्ट्रेशंस देखी थी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से आप किस तरह से डिस्काउंटिंग करते हैं और एनविटी से किस तरह से डिस्काउंटिंग परफॉर्म करते हैं। आप किसी भी मेथड से करें, आंसर वुड रिमेन द सेम। तो जब हम इस फ्यूचर कैश फ्लोज या एनुअल लीज रेंटल्स ऑफ 25,000 को डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 8% फॉर 5 years, तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आएगी वो आएगी 99,818। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आया इस एग्जांपल के ज़रिए 99,818। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, इसमें रेजिडुअल वैल्यू आपको पता है क्या होती है, काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेजिडुअल वैल्यू इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ठीक है, किसी भी एसेट की एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जो होगी वो कहलाती है एक उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक एसेट है and a lessor is estimating the value of the asset at the end of the lease term would be $5,000, तो वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ कहलाती है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एंड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो होती है, हमने यहाँ पे या लेसोर ने एस्टिमेट करा है कि उस एसेट की एस्टिमेटेड वैल्यू कुड बी $5,000, बट इट कुड बी लेस देन $5,000 और इट कुड बी मोर देन $5,000। इट मीन्स दैट एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ नॉट गारंटीड, इट इज़ अनगारंटीड। ठीक है, तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे हम लोग हमेशा लेते हैं अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ एग्जाम्पल के साथ ताकि आपके पास क्लैरिटी आ जाए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। रेजिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ठीक है, एंड अनगारंटीड मीन्स नो पार्टी, फॉर एग्जांपल लेसी और थर्ड पार्टी, गारंटीज दैट वैल्यू। दैट वैल्यू इज नॉट गारंटीड, इट कुड बी मोर और इट कुड बी लेस। फॉर एग्जांपल, मशीन इज कॉस्टिंग $120,000। ठीक है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू आफ्टर 5 years या एस्टिमेटेड वैल्यू कह लें या आप उसकी रेजिडल वैल्यू इज आफ्टर 5 years इज $10,000. नो गारंटी प्रोवाइडेड बाय द एलआईसी. दिस अमाउंट कुड बी मोर, कुड बी लेस देन, ओके, $10,000. The lessor expects to recover this $10,000 by selling or reusing the machine at the end of the lease. सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है उस एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 years जो है $10,000, ही कुड रिसीव और रिकवर दैट वैल्यू आइदर बाय सेलिंग दैट एसेट और बाय री यूजिंग इट. ठीक है, तो ये $10,000 हमारे पास आ गई उस एसेट की या उस मशीन की अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू. अब आपको पता है नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये वो अमाउंट होती है जो लेसोर अपनी बुक्स में एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है. लेकिन ये जो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है ये रिसीव होगी लेसोर को एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, यानी कि ये हमारा एक फ्यूचर कैश फ्लो है. और आपको पता है अगर जब भी हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लो होता है उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करते हैं. तो अज्यूमिंग ये $10,000 कंपनी को 5 years के बाद रिसीव होगा, तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इसको डिस्काउंट करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे. दैट $10,000 मस्ट ऑल्सो बी डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $10,000 रिसीवेबल आफ्टर 5 years एट 8% पे जब आप इसको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगी हमारे पास अराउंड $6,806. ठीक है, तो अब हमने देखा कि टोटल नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हमारे पास कितनी होगी. फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो हमने कंप्यूट किया था 99,818. सेकेंड कंपोनेंट है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू विच इज कमिंग 6,800. द टोटल वुड बी $106,624. ठीक है, ये वो अमाउंट होगी जिससे लेसोर अपनी बुक्स पे एट द डेट ऑफ द कमेंसमेंट लीज या फाइनेंस लीज को रिकग्नाइज करेगा. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्रीज जो लेसोर अपनी बुक्स में रिकग्नाइज करेगा एट कमेंसमेंट एंड एट द ईयर एंड फॉर फाइनेंस लीज. 3 जर्नल एंट्रीज पास होंगे जिसमें फर्स्ट एंट्री हमारे पास डेबिट होगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज या लीज रिसीवेबल भी आप इसको कह सकते हैं, और लेसोर अपनी बुक्स से लीज एसेट को क्रेडिट करेगा. नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज अब आपको मालूम है इट हैज़ गॉट 2 components. नंबर 1 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू. तो वी एडेड ऑल दीज 2 components एंड वी विल अराइव एट द वैल्यू ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज. वो हम डेबिट करेंगे और अपना एसेट को क्रेडिट कर देंगे. ईयर एंड के ऊपर 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी जिसमें सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट अक्रूवल की एंट्री पास होगी और दूसरी हमारे पास रिसिप्ट ऑफ लीज पेमेंट या रिसिप्ट ऑफ लीज रेंटल रिकॉर्ड होगी. फाइनेंस इनकम हम अपने पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज दोबारा हमारे पास डेबिट होगा और फाइनेंस इनकम अक्रू हो जाएगी पीएनएल के अंदर जाके या क्रेडिट हो जाएगी फाइनेंस इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस में. और जब उस लीज रेंटल की पेमेंट होगी तो आप अपना कैश या बैंक डेबिट करके नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को क्रेडिट कर देंगे. अब इसको हम तीनों जर्नल्स को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जांपल मशीन की एक फेयर वैल्यू है $100,000, लीज टर्म है 5 years का, एनुअल लीज पेमेंट्स एंड 23,100, इम्प्लिसिट रेट है 8% या डिस्काउंट रेट है 8% एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कंप्यूट हुई है 100,000 की. अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर मैंने अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं रखा है, या वज्यूम कर लें वो यहाँ पे नील है. तो अब जो कमिटमेंट पे हम एंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं आपको मालूम है कि हम अपना नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज या लीज रिसीवेबल डेबिट करके एसेट या पीपी को क्रेडिट कर देते हैं. तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हमारे पास अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 0 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 100,000 है, तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज वुड बी 100,000. तो हमने 100,000 से नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया अपनी एसेट या मशीन की फेयर वैल्यू को विद 100,000. एट द एंड ऑफ द ईयर 1 इंटरेस्ट इनकम हम अक्रू करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. 100,000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स है, ठीक है, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जिसको हमने 8% डिस्काउंट रेट अप्लाई करा तो हमारे पास जो फाइनेंस इनकम अक्रू होगी पीएनएल के अंदर इट वुड बी 8,000. हमने दोबारा अपनी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को डेबिट किया विद 8,000 और क्रेडिट हमने अपना पीएनएल या फाइनेंस इनकम को कर दिया विद द अमाउंट ऑफ 8,000. ठीक है, और लास्ट जब हमें इस रेंटल जो हमारे पास एग्जांपल में गिवन है एनुअल लीज पेमेंट 23,100, जब ये हमें रेंटल या लेजोर को ये रेंटल रिसीव होगी तो ही विल डेबिट द कैश विद 23,100 एंड क्रेडिट द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज विद द अमाउंट ऑफ 23,100. तो क्लोजिंग नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हमारे पास आ जाएगी. ओपनिंग हमारे पास थी 100,000 जो एग्जाम्पल में गिवन है आपके पास. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स जो आप eventually you can also call it as a net investment in lease which is 100,000 प्लस 8,000 से हमने अपनी फाइनेंस इनकम अक्रू करी थी और 23,000 से लेसोर को लीज रेंटल या रेंटल पेमेंट मिली थी. तो क्लोजिंग नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज वुड बी 84,900.
ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जर्नल्स हमने देखे किस तरह से रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड होते हैं लेसॉर के बुक्स के अंदर। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, उसके दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से कंप्यूट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनेंस लीज के बाद में हम ऑपरेटिंग लीज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ऑपरेटिंग लीज किस तरह से कंप्यूट होती है, उसकी जर्नल्स क्या क्या हैं, और फिर सबसे आखिर में हम इन दोनों का फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का डिस्क्लोजर देखेंगे।